खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश में मजदूरों के साथ ही किसानों पर भी कोरोना की मार पड़ी है। मंडियों में फसल खरीदी को लेकर भी कई स्थानों पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अब टिड्डियों का आतंक भी किसानों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। इन्हीं तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कैलाश जी से आज हम गांव, गरीब, किसान के मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही जानने की कोशिश होगी कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए क्या है सरकार का एक्शन प्लान, और गर्मी के मौसम में सूखाग्रस्त इलाकों को राहत देने के लिए किस कार्य योजना पर कर रही है केंद्र सरकार काम। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, कोरोना काल है और पूरा देश इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है। किसानों को कैसे मदद पहुंचाई जा रही है इस कोरोना काल में? नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही ऐसा है कि कोरोना की इस महामारी के बीच मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के लिए भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जहाँ पूरा देश लॉकडाउन में था और ऐसे समय के अंदर किसानों के लिए उस समय फसल खेत के अंदर थी और एक बार मैंने भी सोचा कि इस समय किसानों का क्या होगा, क्योंकि फसल खेत में है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समय पर जो निर्णय लिए और मंत्रालय के द्वारा समय पर जो एडवाइजरी जारी हुई, जिसकी वजह से किसानों की फसल समय पर कटी, मजदूरों के अंदर हमने छूट दी और जिससे कि मजदूरों ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए फसल को भी काटा और इसके साथ ही जो मशीनें थी जो अन्य राज्यों से आने वाली थी तो उन मशीनों की भी छूट दी। जिले के अंदर हो चाहे बाहर कहीं पर भी, चाहे कटाई की जो मशीनें हैं, हार्वेस्टर है या जो भी दूसरी मशीनें होती हैं, तो उस सब की छूट रखी। और इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की भी छूट रखी कि कहीं से भी कोई किसानों का उत्पादन आता है, अगर जाता है लेके, तो उसको रोका नहीं जाए। तो ऐसी भी यहाँ से एडवाइजरी जारी हुई। उसके बाद में किसानों की फसल कटने के बाद मंडी के अंदर ले जाने के लिए आवश्यकता थी, तो मंडियों को भी हमने छूट में रखा ताकि देश के अंदर सभी जगह मंडियाँ खुली थी, जिसकी वजह से समय पर किसान ने फसल को ले जाकर बेचा। और उसके बाद में सरकार की जो खरीद थी उसको भी खरीद केंद्र सब जगह खोले और हमने ये भी कहा कि हर 5 पंचायतों के बीच में खरीद केंद्र हो, जिसकी वजह से किसानों को फसल ले जाने में सुविधा हो। तो इसकी वजह से पंचायतों के अंदर भी हमने कोऑपरेटिव को पहली बार परमिशन दी कि कोऑपरेटिव के माध्यम से भी खरीद सकते हैं और राज्य सरकार जिस भी एजेंसी से खरीदवाए तो उसकी भी छूट रखी। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए जिसकी वजह से किसानों को इस समय के अंदर लॉकडाउन के दौरान ही किसानों को फसल काटने से लेकर और बेचने तक वो सारी सुविधाएं दी, जिसकी वजह से किसानों का उत्पादन समय पर बेच पाए। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस तरह से पिछली साल जो फसल हुई थी उससे इस साल जो फसल हुई है वो 45% अधिक फसल हुई है, उत्पादन हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किसानों को इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसकी वजह से किसानों ने फसल को काटा और समय पर बेचा भी, तो इससे किसानों को इस लॉकडाउन के दौरान निश्चित रूप से पूरी इस बात का ध्यान रखा गया और किसान को प्राथमिकता में रखकर काम किया गया। जी, लेकिन एक चीज आपने कहा कि किसानों की प्राथमिकता को लेकर काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कैलाश जी हमने कई सारी खबरें देखी कि लगातार आती रही कि किसान मंडी में गया, फसल लेने वाला कोई नहीं था, वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सवाल यह है कि आखिर कई जगहों पर कई खरीदी केंद्रों को लेकर जो किसान थे वो खासे परेशान रहे, तो इसके लिए व्यवस्थाएं क्या की गई थी आपकी तरफ से? अगर की गई थी तो फिर किसान क्यों परेशान हुआ? यहाँ तक कि किसान मंडियों में गया, सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक हमने देखा कि कई जगह ऐसी खबरें आई कि खुद हम डर गए कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कर रही है लेकिन उन किसानों तक ये संदेश नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन कई जगहों पर मंडियों में अफरा तफरी भी देखी गई। उसकी वजह ये रही कि मंडियों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी शायद वो नहीं थी। आप इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? ऐसा है कि
भारत सरकार की ओर से समय पर निर्णय लिया गया कि मंडी को खुला रखा जाए ताकि किसान वहां ले जाकर अपना उत्पादन बेच सके, और बाकी मंडी है वो राज्य का विषय, और राज्य सरकार की तरफ से वहां पर पूरी व्यवस्था करने के यहाँ से भी निर्देश दिए थे, जिसकी वजह से वहां पर अगर लॉकडाउन के दौरान अगर कोई मंडी के अंदर व्यापारी नहीं आए तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसान अगर उत्पादन लेके जा रहा है, रास्ते के अंदर अगर कहीं पुलिस के कर्मियों ने अगर उसको रोकने की कोशिश की है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग उस हेल्पलाइन की के ऊपर 48,000 से अधिक गाड़ियां जो रास्ते में पुलिस के कर्मियों ने रोकी थी, ऐसी जो गाड़ियां जा रही थी जो फल या सब्जी या अन्य उत्पादन जो आवश्यक सामग्री लेके जा रही थी, तो उनको यहाँ के हमारे जेएस लेवल के अधिकारियों को बिठाया और उस संबंधित राज्य के अंदर बात करके और उन गाड़ियों को छुड़वाया, जिसकी वजह से वो गंतव्य स्थान पर या मंडी के अंदर पहुंची। तो इस लॉकडाउन के दौरान भी हमने निरंतर किसान का उत्पादन है उसको किस तरह से बेचें और उनको लाभ अधिक से अधिक मिले, तो इसकी हमने यहाँ से बैठकर और जहाँ अधिकारियों से बात करनी चाहिए या वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करके और संबंधित राज्य के मुख्य मंत्रियों से भी हमने बात की, और कि कोई वहाँ पर ऐसी कोई समस्या है तो उसका किस तरह से समाधान हो, अधिकारियों से भी बात हुई, और हमने पूरा प्रयास किया कि किसान का उत्पादन है वो समय पर बिके और सही रेट के अंदर बिके। तो इसके लिए यहाँ से बाकायदा हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही थी और कई जगह हमने सकारात्मक परिणाम भी कैलाश जी इसके लिए देखे। लेकिन एक राजस्थान से जुड़ा हुआ सवाल है, बाड़मेर और जैसलमेर से आप आते हैं और वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है कैलाश जी। पानी के आधार पर ही वहाँ पर खेती होती है। तो जब आपको जिम्मेदारी नहीं मिली थी उस वक्त आपने बहुत सारी बातें कही थी और उसके बाद जनता को भरोसा भी हुआ कि आप उस क्षेत्र के लिए कम से कम काम करेंगे, जो पानी की समस्या है, खेती के लिए जो दिक्कतें होती हैं उसको दूर करेंगे। तो उस क्षेत्र में आपने क्या प्रयास किए और अभी तक क्या बदलाव वहाँ पर हुआ है? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर शुरू से ही हमेशा पानी की समस्या रही है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नदियां से नदियां जोड़ने की स्कीम को प्रारंभ किया, जिसकी वजह से भविष्य के अंदर किसानों को इस की वजह से किसानों को लाभ होगा अवश्य रूप से जी। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पिछले साल 700 करोड़ रुपए घर घर टूटी या पानी पहुंचाने के लिए योजना जो है भारत सरकार की, उसके लिए हमने राजस्थान की सरकार को यहाँ से अवेलेबल करवाए, और इस साल भी हमने 700 करोड़ और स्वीकृत किए हैं। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी दुख होता है कि राजस्थान की सरकार है, उन्होंने वो 1400 करोड़ रुपए अभी तक उसको लेकर कोई योजना नहीं बनाई या उनका पैसों के यूटिलाइज नहीं किए या उनका टेंडर नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर धरातल पे काम नहीं हो रहा है। उन 1400 करोड़ रुपए के ऊपर वो कुंडली मारकर बैठे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजस्थान वास्तव में ऐसा और उसमें भी बाड़मेर जैसलमेर की बात करें अगर आपने, जैसा मुझे कहा है जी, तो बाड़मेर जैसलमेर एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहाँ पर वास्तव में पानी की बहुत लंबे समय से हमेशा समस्या रही है। इसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए हैं, और जब हमारी पिछली सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार थी, तो उस समय नहर को लाने का और जिस नर्मदा को लाने के प्रयास हुए और वहाँ पानी आया, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। और ये बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मैंने तो खुद में, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और मैंने खुद ने बचपन के अंदर पानी की समस्या को लेके बहुत कुछ झेला है, और मैंने मेरी माँ को स्वयं को 5-6 किलोमीटर पानी का जो जल का वो घड़ा होता है उसको सर के ऊपर लाकर घर पे लाते हुए मैंने देखा, मैं स्वयं साथ में कई बार मेरा जाना हुआ। तो मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर और विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी का कितना महत्व है। तो मेरे ये प्राथमिकता में है कि मैं निश्चित रूप से कोशिश कर रहा हूँ कि किसान हमारे उस क्षेत्र के अंदर पानी आए, और पूरे राजस्थान के अंदर मैं राजस्थान सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि हमें इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भारत सरकार ने पानी के लिए पैसा दिया है तो उसको टेंडर करके और जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ पर तुरंत व्यवस्था करें, ताकि लोगों को कम से कम पानी पीने की व्यवस्था हो। तो इसके लिए भी मैं निरंतर वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की है, और आगे जैसा भी होगा उसके लिए अगर संघर्ष करना पड़ा या जैसी भी आवश्यकता होगी तो करेंगे, लेकिन पानी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। बिल्कुल प्राथमिकता में रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि बाड़मेर और जैसलमेर में ख़ासतौर पर
जो समस्या होती है वो पानी को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में किसान खेती कैसे करे, ये उसके सामने सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। आपने कहा कि वहाँ पर प्रयास किए गए, ये अच्छी बात है कैलाश जी, आपकी तरफ से प्रयास किए गए, इसके लिए धन्यवाद आपको। लेकिन मजदूरों की बात जहाँ पर आती है, किसानों की जहाँ पर बात आती है, तो कोरोना काल में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मार इन्हीं लोगों पर पड़ी है, इसी तबके पर पड़ी है। कैलाश जी, आप तो भली भांति जानते होंगे, अब फसलें कट चुकी हैं, मजदूर भी अपने अपने घर पर जा रहे हैं। अब जो नई फसल आएगी कैलाश जी, उसके लिए आपको लगता है कि अब जो मजदूर जिस तादाद में हमें मिलने चाहिए फसलों के लिए, नई फसल के लिए, क्या वो मिल पाएंगे हमें? अगर नहीं मिल पाएंगे तो क्या आपको लगता नहीं कि वो समस्या होगी फिर उन किसानों के लिए? ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से समस्या किसानों के लिए आ सकती है, उसके लिए हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मनरेगा के माध्यम से खेत के अंदर किसान है तो वो अपना रोजगार है, वैसे वो किसान जो मजदूर है वो उसका लाभ ले सकता है। गांव के अंदर ही हमने, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी पैकेज के अंदर अलग से घोषणा की है, 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा के अंदर अलग से जो प्रावधान किया है, तो वहाँ के मजदूरों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और मैं आपसे ये भी कहूँ कि अब जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2022 तक हमारे किसानों की इनकम डबल करना है, तो उसके ऊपर हमारी सरकार है वो प्लानिंग करके काम कर रही है, क्योंकि किसान को आज आत्मनिर्भर बनाना है। और जो किसान की हमारे ग्राम स्वराज की जो कल्पना है हमारी, उसको हमें चरितार्थ करना है जी। तो इसके लिए हमारी यही है कि हम आने वाले समय के अंदर किसान को मजबूत करें, किसान सशक्त हो। तो इसके लिए हमारी कई ऐसी जो अभी योजनाएं बनी है, जिसके अंदर किसान को अब वो समय आ चुका है कि किसान व्यापारी बने और किसान खुद अपने प्रोडक्ट की रेट स्वयं तय करे। किसान को मुख्य रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो किसान को उन्नत किस्म का बीज मिले, कम लागत हो और उसके भंडारण की व्यवस्था हो, और इसके अलावा उसको मार्केट मिले। तो इस चीज़ के ऊपर हमारी सरकार है ये काम करी। और इसके लिए जैसा कि जीरो बजट फार्मिंग या जैविक खेती को बढ़ावा देना और 10,000 FPO जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उनके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। और जब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 बनेंगे तो उसके बाद में किसान अपनी खुद की जो प्रोसेस है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएगा, और उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके और स्वयं रेट तय करेगा। तो जब किसान स्वयं रेट तय करके उस उत्पादन को बाहर मार्केट के अंदर बेचेगा या एक्सपोर्ट करेगा तो उसको उचित मूल्य मिलेगा। तो ये इसके ऊपर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हमारा मकसद एक ही है कि किसान आने वाले टाइम के अंदर, जिस तरह से कई सरकारें आती है और कहती है कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और कई सरकारें करती है, कई नहीं करती है, लेकिन किसान बार बार कर्ज लेता है, फिर कोई सरकार आती है कर्जा माफ करती है, फिर कर्जदार होता है, फिर ऐसे चलता है। ये क्रम हमें तोड़ना है। और किसान कर्जा लेने वाला नहीं, भविष्य में किसान कर्ज देने वाला बने, इस और हमें काम करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि हमारे किसानों को किस तरह से हम वो सारी सुविधाएं दें कि किसान अपने पैरों पर खड़ा होकर और खुद कह सके कि हाँ, मैं आने वाले टाइम के अंदर भारत के लिए ये करने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में किसान को हम मजबूत और सशक्त करें। बिल्कुल, किसान सशक्त होना चाहिए, तभी देश सशक्त होगा। कैलाश जी, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, बने रहेगा कैलाश जी मेरे साथ। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे टिड्डियों का जो आतंक है उसने भी किसानों को खासा परेशान किया हुआ, खासतौर पर राजस्थान की अगर बात करें। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कैलाश चौधरी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कैलाश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सवाल था टिड्डियों को लेकर, लेकिन उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि आने वाले वक्त में किसानों को उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन इस कोरोना काल में, इस संकट में तत्काल मदद मिल पाए किसानों को, ऐसी कोई व्यवस्था की गई है क्या सरकार की तरफ से? ऐसा है कि किसानों के लिए, जैसा कि किसान सम्मान निधि के तौर पर लॉकडाउन जैसे ही लगा तो हमने किसान सम्मान निधि के लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये डालने का काम किया, और जिसकी वजह से 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में गए। वो सीधा बेनिफिट उनको मिला। और इसके अलावा जो 1 लाख करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री जी ने जो एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसके ऊपर खर्च होगा, जो 1 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई है, इस पैकेज की घोषणा से निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर किसानों को लाभ मिलेगा। क्योंकि किसान के लिए सबसे पहले जिस तरह से आवश्यकता है कि उसका प्रोडक्ट है या वो उसने कोई फसल है और वो फसल तैयार होने के बाद में आज जब मंडी के अंदर बेचने के लिए जाता है तो उस समय उसको रेट कम मिलती है और उसके बाद में उसकी रेट बढ़ जाती है। तो उसके लिए किसान को भाव मिले, तो इसके लिए हमारी जो ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, इसके अंदर किसान की जो जब फसल कटाई के ऊपर जो नई तकनीकी के जो संसाधन है वो किसानों को मिले, फार्म इनपुट जब वो फसल बोए तो उस समय उसको लाभ मिले, इसके लिए हमने रचना बनाई है। और उसके बाद में किसानों की फसल कटाई के समय में जो मशीनरीज की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है। और बुआई के समय में उनको अगर ड्रिप सिस्टम की आवश्यकता है तो वो संसाधन सारे में मिले। और हॉर्टिकल्चर के अंदर उनको क्या क्या योजना का लाभ दे सकते हैं तो इसके लिए भी उसमें किया है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन के आधार पर किसानों को सहायता मिले। तो ये आने वाले टाइम के अंदर किसान को हम ये जो योजना है, ये जो पैकेज है, इस पैकेज के माध्यम से किसान अपनी प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगाना चाहता है तो उसको इंडिविजुअल किसान को भी इसके अंदर एक सहयोग के रूप में उनको ऋण दिया जाएगा, जिसकी ऋण की जो वो उसको जो अभी वर्तमान में बैंक में जो मिलता है उससे 3% कम के अंदर ब्याज मिलेगा और उसको 7 साल के अंदर उनको जमा करवाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भविष्य के अंदर किसान को अधिक से अधिक खुद प्रोडक्ट का तैयार करके और उससे रेट को उसको बेचे जी। तो इस तरह से हम आने वाले टाइम के अंदर किसानों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है और इसको कुल मिलाकर अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का इस लॉकडाउन के अंदर जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा है उसमें से 3.5 लाख रुपए एग्रीकल्चर के ऊपर किसानों के लिए खर्च होना है। तो इसका आने वाले टाइम के अंदर फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। इसी के लिए ये प्लानिंग पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच थी। तो जब ये तो लॉकडाउन की बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज जो बजट है अपना, उस बजट के अंदर भी 2014 से पहले के आप बजट उठाकर देख लो, उसमें लगभग 30,000 करोड़ से अधिक कभी बजट नहीं रहा। लेकिन जो पिछले साल का जो बजट था वो लगभग 1,37,000 करोड़ का बजट था एग्रीकल्चर में। और वहीं इस बार का जो बजट है वो 1,50,000 करोड़ से अधिक का बजट है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जहाँ पहले 5 और 6 साल के अंदर जितना बजट होता था उतना तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस 1 साल के अंदर बजट का प्रावधान किया किसानों के लिए, और जिसमें 75,000 करोड़ तो सीधा किसान को बेनिफिट मिल रहा है, जो किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को मिलता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भविष्य के अंदर किसानों को प्राथमिकता में रखकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ इस कोरोना काल और इस लॉकडाउन की मैं बात करूं, कैलाश चौधरी जी, किसान पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है इस लॉकडाउन की। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी फसलें जैसे स्ट्रॉबेरी की फसल हो गई, आम की फसल हो गई, किसान मंडी तक वो पहुंचा ही नहीं पा रहा, क्योंकि लॉकडाउन एक बड़ी समस्या है, एक मजबूरी भी हम इसे कह सकते हैं, हम सबको इसका पालन भी करना है। दूसरी तरफ मौसम की मार किसान के फसल पर पड़ी है और किसान बेहाल है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या कैलाश जी आ गई है वो टिड्डियों का आतंक। राजस्थान में तो खूब देख रहे हैं आपने देखा भी होगा। ये सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए इस वक्त खड़ी हो गई है। तो क्या लगता है आपको, ऐसी स्थिति में अब किसानों के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या उम्मीद बचती है? क्योंकि एक ही उम्मीद है सरकारों की तरफ कि ऐसे मुश्किल की घड़ी में वो किसानों को इस मुश्किल से उबारें, उनकी मदद करें। तो आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं ऐसे मुश्किल भरी घड़ी में किसानों के लिए? ऐसा है कि ये एक आपदा जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते जो टिड्डी भारत की सीमा में आई है, इस टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के कर्मी और हम सब निरंतर लगे हुए हैं कि इसको हम किस तरह से, ये जैसे ही भारत की सीमा में आए तो उसको हम ख़त्म करें। तो इसके लिए लगातार हमारी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं
और मैं सभी किसानों से आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, मोदी जी की, वो किसानों को आने वाले समय के अंदर नुकसान भी कुछ होगा तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसको मुआवजे के तौर पर किसानों को भी पिछली बार भी जब आया था नुकसान हुआ तो उसका मुआवजा मिला था। लेकिन रही बात अब जो इसकी व्यवस्था के नाते मैं आपको बताऊं कि हमने राजस्थान के सीमा के अंदर ये टिड्डी प्रवेश करती है तो इसके लिए राजस्थान सरकार को 14 करोड़ रुपए RKVY योजना के तहत स्वीकृत करके और राजस्थान सरकार को दिए। और इसके अलावा ड्रोन का भी हमने टेंडर कर दिया है और ड्रोन से छिड़काव करके और टिड्डियों को नियंत्रण किया जाएगा। 55 नई गाड़ियां भी खरीदी है जो उन गाड़ियों को भी इस टिड्डी को नियंत्रण या टिड्डी को मारने के लिए उसका मशीन उसके अंदर रखने की वजह से उससे टिड्डी को मार सकेंगे। और इसके अलावा लगभग 800 ट्रैक्टर की हमने स्प्रे करने की परमिशन भी यहाँ से जारी कर दी है, जिससे कि वो ट्रैक्टर से किसान या जो उस क्षेत्र में जहाँ भी टिड्डी आएगी तो उसको स्प्रे करके हम टिड्डी को मार सकेंगे। तो इस तरह से हमारी भारत सरकार की तरफ से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमने नई और यूके से मशीनें आनी है तो वो यूके से जो मशीनें आएगी वो भी अगले महीने के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर भी आ जाएगी। तो उसके बाद में निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि उसके बाद और अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर पाएंगे। और हमने हेलीकॉप्टर से भी स्प्रे करने का प्लानिंग किया है कि जैसे ही भारत की सीमा में टिड्डी आए तो हम हेलीकॉप्टर से स्प्रे करें। तो इसके लिए भी हमने यूके की जो कंपनी है माइक्रोनियर उसको हमने ऑर्डर कर रखे हैं, तो वो भी आएगी तो निश्चित रूप से उस समय उसके कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा भी आज भी हमने मीटिंग की है बैठकर टिड्डी के विषय पर हमारे मंत्री माननीय तोमर साहब के साथ और रूपाला जी के साथ और अधिकारियों के साथ में। और हमने जो हमारी ऐसी जो एजेंसियां हैं जो प्लेन है जिनके पास उनसे स्प्रे करने का भी उन्होंने बताया तो उन कंपनियों को भी हमने बुलाया, उनके साथ भी मीटिंग की और हम प्लानिंग ये सोच रहे हैं कि जल्दी प्लेन से भी उसका ऊपर टिड्डी के ऊपर छिड़काव करके और उसको टिड्डी को खत्म किया जा सके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर अभी जो अफगानिस्तान से और उधर से टिड्डी जो आ रही है उसको हम कंट्रोल करने की पूरी हमारी कोशिश है। और हमने तो इससे भी आगे बढ़कर एफपीओ की जो है रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि उनको भी हमने कहा है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी सहयोग की आवश्यकता है तो भारत सरकार है वो वहाँ पर सहयोग करने के लिए तैयार है। और हमने ईरान को अभी 20,000 लीटर स्प्रे है वो भी भेजा है कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि आवश्यकता है तो उसके अनुसार वहाँ पर भारत ने भेज के और वहीं पर हम नियंत्रित करें। तो ऐसा भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि ये टिड्डी भारत की सीमा में आए नहीं, अगर आए तो बॉर्डर पर भी खत्म करें। ऐसी प्लानिंग हमारे मंत्रालय के द्वारा हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा की जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी भी बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने जैसा आदेश किया उसके अनुसार हम निरंतर इसको किस तरह से कंट्रोल करें इसकी हमारी पूरी तैयारी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश चौधरी जी हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए।